हमारा पर्पस है कि हम इंडिया के हर कोने तक इंडिया के टॉप लोगों का नॉलेज पहुंचा सकें, उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प कर सकें, उन्हें एजुकेट करें और इंस्पायर करें। एंड उस मिशन में आप हमारी हेल्प कर सकते हैं इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके, क्योंकि आप जितना हमें सब्सक्राइब करेंगे उतने ही ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचेंगे एंड उतने ही ज़्यादा लोगों की हम हेल्प कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले राज शमानी को सब्सक्राइब कर लीजिए, राज शमानी क्लिप्स एंड राज शमानी शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आप एक बेहतर इंसान बन सकें। एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। डॉक्टर अजय कक्कर, वेलकम ऑन फिगरिंग आउट। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताओ कि आप क्या करते हो एंड क्यों करते हो? टेक्निकली मैं एक डेंटिस्ट हूँ। BDS किया मैंने 1981 में BDS पूरा किया। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया एंड देन आई बिकेम अ पेरियोडोंटिस्ट। पेरियोडोंटिस्ट मतलब स्पेशलिस्ट जो मसूड़ों और दांत उसकी जो सपोर्टिंग बोन होता है उसका स्पेशलिस्ट बनते हैं। ओके। 1985 तक मैंने मेरा PG किया, पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। इन योर प्रैक्टिस इतने साल से जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सबसे ज्यादा कॉमन कौन सी बीमारी के या कौन सी चीज के केस देखे आपने? दो चीज होते हैं, एक मेरी स्पेशलिटी से बिलोंग नहीं करता है और दूसरी मेरी स्पेशलिटी को बिलोंग करता है। एक होता है दांत में दर्द। दांत में दर्द होता है, वो जनरली मेरी जो स्पेशलिटी है पेरियो में होता ही नहीं है। पेरियो में बहुत कम होता है कि किसी को दांत में दर्द हो। होता है बट परसेंटेज बहुत छोटी होती है। मेन जो दर्द होता है, दांत में कुछ कैविटी हो जाती है तो दर्द होता है। सेकंड जो प्रॉब्लम होता है, मसूड़ों से ब्लीडिंग होना। मसूड़े जो टेक्निकल भाषा में बोलेंगे तो मसूड़े इन्फ्लेम हो जाते हैं। तो वो इन्फ्लेमेशन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये दो मेन चीज़ें हैं और यही दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से दांत भी जाता है अल्टीमेटली, अगर ट्रीटमेंट नहीं किया तो। मोस्ट प्रोबेबली अगर सपोज ज़्यादा करके फर्स्ट मोलर जो होता है ना नीचे का, फर्स्ट मोलर बोलते हैं, फर्स्ट मोलर में सबसे पहली डिके होता है, उसका नहीं ठीक किया, अरे थोड़ा और आगे कर लेते हैं, थोड़ा आगे, अभी नहीं जाते हैं, अगले साल जाते हैं, अगले 6 महीने के बाद जाते हैं, जो भी पोस्टपोन करते रहे वो एक हद पे आता है कि इट बिकम्स सो बैड कि वो दांत निकालना पड़ता है। दूसरा, जब गम प्रॉब्लम आते हैं वो एक हद तक पहुंच जाता है, ज़्यादा करके मोस्ट प्रोबेबली नीचे के आगे के दांत जो होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। वो ढीले पड़ के एक पॉइंट आता है कि इतने ढीले हो जाते हैं तो उसको निकालना पड़ता है। दीज आर द टू मेन प्रॉब्लम। लेकिन दोनों प्रॉब्लम को हम ट्रीट कर सकते हैं। डेंटिस्ट्री ऐसी है कि बहुत फ़र्क पड़ सकता है, हम ये दोनों प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं। दोनों प्रॉब्लम से बात करते हैं एक-एक करके। फर्स्ट बात करते हैं गम प्रॉब्लम। हाँ, क्या होती हैं गम प्रॉब्लम्स, कितने टाइप्स की होती हैं एंड हाउ डू वी फिक्स इट? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। गम प्रॉब्लम शुरू किधर होती है? गम प्रॉब्लम उधर शुरू होती है जब दांत साफ नहीं किए जाते हैं। दांत की क्लीनिंग अगर 100% इम्पेकेबल आपने एकदम सही तरीके से क्लीन किया, आपको कभी गम प्रॉब्लम होएगी नहीं। चांसेस ऑफ गम प्रॉब्लम कम्स डाउन टू लेस देन 1%। मगर दांत नहीं साफ करने की वजह से सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो दांत तो सब साफ करते हैं, ये सब सोचते हैं कि हम सब साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो राइट तरीका है क्लीनिंग का वो नहीं इस्तेमाल होता। क्या होता है राइट तरीका? एक वो तो मैं डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता हूँ अभी लेकिन जो ब्रश होता है बहुत सिंपल तरीके से जो मैं पेशेंट्स को बताता हूँ, मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आपके ऊपर के दांत है और नीचे के दांत है। ऊपर के दांत का एक बाहर का सरफेस है, एक अंदर का सरफेस है और एक बाइटिंग सरफेस है। सिमिलरली नीचे के दांत का भी एक बाहर का सरफेस है, एक बाइटिंग सरफेस है, एक अंदर का सरफेस है। तो आपको 6 सरफेस साफ करने हैं। इनवेरेबली ज़्यादा करके नीचे के अंदर के साइड से कोई साफ ही नहीं करता है। ये मिसकंसेप्शन है कि मैंने 15 मिनट ब्रश किया। 15 मिनट ब्रश नहीं करना है, आपको खाली 3 मिनट ब्रश करना है। लेकिन 3 मिनट में आपको अपर का आउटसाइड, अपर का इनसाइड, अपर का बाइटिंग, लोअर का आउटसाइड, लोअर का इनसाइड और लोअर का बाइटिंग 6 सरफेस साफ करने हैं। अगर ये 6 साफ कर लिए कोई तकलीफ ही नहीं होगी आपको। आई डोंट इवन नो कि
कोई अंदर का साइड साफ करते हैं। यही तो मैं कह रहा था। क्यों लोगों को डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? आई वॉज गूगलिंग दिस अभी इस पॉडकास्ट के पहले ही, एंड मैं थोड़ा पेपर्स पढ़ने की कोशिश कर रहा था, देख रहा था। तो स्वीडन की एक वेबसाइट है जहाँ पे ये लिखा था कि बैड टीथ एंड पुअर डेंटल हाइजीन कैन पुट यू एट रिस्क ऑफ सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स। ट्रू, वेरी ट्रू। Heart disease, lung disease, Yes. kidney problem, pancreatic cancer, social anxiety, eye conditions like glaucoma, sinus infection, fertility problems, diabetes, risk of erectile dysfunction, risk of dementia. इतनी सारी चीजें हैं. Like, is it true? It is not 100% true, but क्या है ना, But a lot of it is true. अब 0.05% भी स्कोप होएगा ना, वो इसमें क्लब कर दिया उन्होंने. लेकिन but heart disease is definitely linked in some way to bad Really? gums. Yes. क्या? There is. You're telling me that Yes. heart diseases Can be diagnosed or linked via gum disease. कैसे, मतलब थोड़ा समझाओ? Because there is a whole process. C-reactive protein होता है एक, जो हमारे gums में प्रोड्यूस होता है. नॉर्मली इतना ही होना चाहिए, अभी इतने के बदले इतना हो गया, तो that means there is some problem happening, and that can be an indicator that you are going to get a cardiac problem. इसका बहुत रिसर्च चालू है right now. We are still in the process, but it is definitely pointing towards that direction. मतलब there is a possibility कि मेरे गम्स में अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो it might lead to a cardiac problem या कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. Yes. और ये मेरे डेंटल हेल्थ से पता कर सकते हैं. Yes. Insane. Totally insane, but it's still in the formative area. We're still working on it. Now, for example, there was a big study, research which was done to detect when your child is being born, it can lead to premature birth delivery. मतलब normally 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है. It can cause a child to be born in 7.5 months. Because of bad oral health. Yes. Insane. But there's a lot of work going on this. They did a retrospective study किया अमेरिका में उन्होंने. Retrospective study कैसे किया? तभी उनको कुछ पता नहीं था इसके बारे में. So they went back 40 years. 40 साल से ऑनवर्ड्स उन्होंने डेटा चेक किया. मतलब 40 साल तो अभी तो 20 साल हो गए उसको. राउंड अबाउट 1960 से उन्होंने डेटा चेक किया. 1960 में उन्होंने चेक किया कितने बच्चे पैदा हुए, ये बच्चों की मदर्स का क्या स्टेटस था. बिकॉज अमेरिका में इट्स मच मोर ईजियर बिकॉज डेंटल हेल्थ का रिकॉर्ड्स बहुत होता है जो इंडिया में नहीं होता है. तो उन्होंने जब भी कंपेयर करना शुरू किया, दे वर सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट द नंबर ऑफ women who delivered an early baby was much more for people who had periodontal disease. Crazy. It's crazy. We do a lot. There is a lot of research which is going on right now on these things. In fact, there is a connection. There is a possible. ये सब हाँ possibilities. हाँ क्या connection? Connection between Alzheimer's and periodontal disease. हाँ dementia is a Alzheimer's. So there are a lot of various possibilities like this which you are working on. And gum problem कुछ हो रहा है तो उससे you can maybe it's leading to Alzheimer's or dementia. I was luckily the president of the International Academy of Perio. उसमें मेरी पहचान दोस्ती वर्ल्ड वाइड जो बड़े बड़े नामचीन पेरोडोंटिस्ट हैं सबके साथ मैं फर्स्ट नेम बेसिस पे हूँ. और जो नॉलेज मुझे मिला उधर से, व्हाट वाज अनबिलीवेबल. What's the most shocking thing you've heard? मतलब सबसे शॉकिंग ये डिस्कवरी ऑफ कनेक्शन बिटवीन हार्ट डिजीज, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स इज द लेटेस्ट वन. एंड क्या दिखता है, क्या पता चलता है? नहीं दोनों चीजें हो रही हैं. टू मी द बिग वन जो आपने बोला आज वाज अबाउट द प्रीमेच्योर बेबी डिलीवरी. यस.
कि अगर आपकी ओरल हेल्थ खराब है तो यू माइट गेट अ प्रीमेच्योर बर्थ डिलीवरी व्हिच कैन लीड टू वेरियस प्रॉब्लम्स. तो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, यू हैव टू विजिट डेंटिस्ट. ये मेरा एक टेक होम मैसेज है, प्लीज. इफ नथिंग एल्स, इट इज फॉर योर ओन, फॉर द मदर टू बी ऑल्सो. उसके तो खुद के दांत तो खराब हो रहे हैं ना. बट द बेबी इज ऑल्सो ना प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई तो इट्स एग्जैक्टली. तो मैं 2-3 तरह से बोल रहा हूँ कि व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, गोइंग टू अ डेंटिस्ट इज मैंडेटरी. इट्स अ मस्ट. एंड गोइंग टू अ डेंटिस्ट एंड गेटिंग योर क्लीन अप, स्केलिंग जो बोलते हैं, गेटिंग योर स्केलिंग डन. दिस इज माई एब्सोल्यूट टेक होम मैसेज. जो मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, प्लीज. एंड नॉर्मल लोगों के लिए क्या मैसेज है जो who are not pregnant at this time? Those who are not pregnant at this time, keep your mouth clean. Brush twice a day. और साल में एक बार जाओ, साल में 2 बार जाओ. साल में एक बार भी जाओ तो चलेगा. उतना तो शुरू तो करें ना कहीं. Let us start somewhere ना. ऐसे है. But the things that I talked about and things that you talked about, हाँ. कि ये सारी डिसीजेस के प्री-इंडिक्टिव सिम्टम्स या चीजें, प्रेडिक्टिव चीजें दिख सकती है आपको. सो आई थिंक इट मेक्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को डेंटिस्ट के जाना. क्यों नहीं जाते वैसे लोग डेंटिस्ट पे? व्हाई डोंट? इतना तो इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता इंडिया में डेंटिस्ट. जरा भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता. क्यों? आई विश. व्हाट डू यू थिंक, क्यों नहीं दिया जाता? बस रिलक्टेंस. दांत है यार. मे बी इंडिया में बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है. दांत टेक्स द लास्ट सीट, बैक सीट. बट दांत से कितनी चीजें पता चल सकती है, वो अलग बात है. बट जस्ट द जनरल परसेप्शन इज कर लेंगे, देखा जाएगा, ले लेंगे. प्लस डेंटिस्ट्री इज ऑल्सो एक्सपेंसिव. डू यू थिंक डेंटिस्ट की बहुत रिस्पेक्ट है इन टुडेज वर्ल्ड in terms of other doctors in India? No. Why? नहीं है, बस नहीं. क्यों? आपको क्यों लगता है कि ऐसे डेंटिस्ट को इतना हाई लेवल पे नहीं गिना जाता है? फॉर एग्जांपल पेरोडोंटिस्ट, जो अमेरिका में पेरोडोंटिस्ट हैं, उनको तो एक स्पेशल पेडेस्टल पे खड़ा किया जाता है. क्यों ऐसा वहां पे करते हैं और यहाँ नहीं? बिकॉज एवरीवन इज wants to go to a periodontist. कुछ भी तकलीफ होगी तो जाते हैं. Other problem which is very common is sensitive teeth. हाँ. क्या होता है sensitivity? ऐसे होता है ना कि अपना दांत होता है ना, जो दांत के अंदर वो होता है, क्या बोलते हैं, डेंटिन होता है. ऊपर से डेंटिन इज कवर्ड बाय इनेमल, और जो मसूड़े के नीचे होता है दैट इज कवर्ड बाय सीमेंटम. तो 3 चीज होती है. अपना ऊपर इनेमल है, सेंटर में डेंटिन है, सेंटर पार्ट में डेंटिन है, और नीचे इनेमल जिधर खत्म होता है उधर सीमेंटम उसको कवर करता है. सो योर डेंटिन इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड. यूजुअली स्टैंडर्डली डेंटिन इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड है. ऊपर इनेमल से प्रोटेक्टेड है, नीचे सीमेंटम से प्रोटेक्टेड है. कभी कभी क्या होता है, आप एग्रेसिव ब्रशिंग करते हैं या कुछ 7-8 अलग सिचुएशंस है जिसमें आपका डेंटिन जो है एक्सपोज हो जाता है. मतलब जो उसके ऊपर कवर, इनेमल का कवर है, वो निकल जाता है. इनेमल का कवर निकलने से डेंटिन एक्सपोज हो जाता है. जब डेंटिन एक्सपोज हो जाता है, विच इट इज नॉट नॉर्मल, जो यूजुअल नहीं है. अभी डेंटिन एक्सपोज हो गया है, डेंटिन के अंदर एक नर्व फाइब्रिल होती है, वो नर्व फाइब्रिल सेंसिटिव हो जाती है. तो आप कुछ ठंडा खाओ, कुछ मीठा खाओ, या ऑन द अदर हैंड कुछ गर्म खाओ, 2 अलग टाइप का रिएक्शन होता है. वो रिएक्शन से जो डेंटिन एक्सपोज होती है, वो डेंटिन ठन 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 तंग करती है. पर होता कैसे है ये? मतलब क्या, किन किन रीजन की वजह से? एक तो सिंपल इम्प्रॉपर ब्रशिंग. आपने एग्रेसिव घस के हार्ड ब्रश यूज किया तो जो इनेमल है वो घस गया. इनेमल कवर किया. ये डेंटिन है, ये इनेमल है, ये कवर्ड है. ये हार्ड ब्रश करते 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 ये उतर जाता है, तो आपका डेंटिन एक्सपोज हो जाता है.
तो जो एक्सपोज डेंटिन है उससे सेंसिटिविटी। दैट इज वन। और क्या रीजंस होते हैं? एक होता है एब्फ्रैक्शन या एब्रेजन लीजन बोलते हैं, विच इज ड्यू टू द वे द टीथ आर बाइटिंग ईच अदर। वो जिस तरह से बाइट करते हैं उसमें थोड़ा सा डेंटिन वापस एक्सपोज हो जाता है क्योंकि इनेमल निकल जाता है उधर से, तो दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ सेंसिटिविटी। तो कोई भी कारण से जब डेंटिन एक्सपोज हो जाता है तो पेशेंट को सेंसिटिविटी होती है। सो टेल मी, इनेमल क्या होता है एंड उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे फेस? ये दांत है हमारा। दांत इज कवर्ड, जो हमारा दांत दिखता है ना ऊपर से, इज कवर्ड विद इनेमल। ये वाइट कलर? या वाइट कलर। इनेमल इज मेड अप ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो आपने बताया। उसके अंदर होता है डेंटिन। डेंटिन इज ऑल्सो मेड ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट का ही बना होता है, लेकिन डेंटिन के अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं, नर्व फाइब्रिल्स होते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो और कोलाजन करके एंजाइम, कोलाजन करके मटेरियल होता है जो डेंटिन में होता है थोड़ा, जो इनेमल में नहीं होता है। तो इनेमल का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या होता है? बिकॉज दैट इज द वे दांत बना है। दांत, टूथ इज कवर्ड बाय इनेमल। वो तो जरूरी है, इनेमल के बिना दांत बन ही नहीं सकता है। तो इसको क्यों बचाना चाहिए, क्यों घिसना नहीं चाहिए? अगर घिस देंगे तो क्या होगा? घिस देंगे तो तकलीफ हो जाएगी। क्या? दांत डेंटिन एक्सपोज हो जाएगा, आपका रूट कैनाल हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। बट बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, इनेमल इरोजन हो जाता है। इनेमल इरोजन होता है कि कोई लोगों को जिनको एसिड रिफ्लक्स होता है। एसिड रिफ्लक्स मतलब उनको एक प्रॉब्लम होता है जिसमें इंटरनल बॉडी के जूसेस स्टमक में से मुंह में घड़ी घड़ी आते रहते हैं। तो मुंह में घड़ी घड़ी आते रहते हैं तो वो दे क्रिएट, बिकॉज दिस कंटेंट इज एसिडिक, तो वो इनेमल को धीरे 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 इरोड करता है। तो दैट इज इनेमल इरोजन। उसके अलावा नहीं होता? नहीं। बहुत सारे डेंटिस्ट बोलते हैं ना सोडा भी नहीं पीना चाहिए बिकॉज इरोजन होता है इनेमल का। आई डोंट बिलीव इन इट। क्यों? बिकॉज अगर एसिडिक चीजें इरोड करती है तो मे बी लॉट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स कैन। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन लॉजिक। लेट मी गिव यू सम लॉजिक। हाँ, आपको कुछ इफेक्ट होने के लिए थोड़ा वक्त तो लगता है। जो ब्रांड नेम नहीं लेता हूँ, आपने कोई तो कोला पिया, ये कोला आपने पिया, आपने कितनी देर मुंह में रखा? गेस करो। आप कोक पी रहे हो कितनी देर? 2-3 सेकंड मैक्स। एग्जैक्टली माय पॉइंट। इफ इट इज सो एसिडिक, अगर 2-3 सेकंड में वो इनेमल को इरोड करने वाला हो तो वो तो चीज हम बेच ही नहीं सकते हैं। करेक्ट? दैट इज माय पॉइंट। लॉजिक कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर ये आपको मैं कैसे बताऊं, फॉर एनी एक्शन टू हैव अ रिएक्शन देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कॉल्ड टाइम। कोई लोग होते हैं, कोई एडिक्ट्स होते हैं, लेके सारा टाइम पीते रहते हैं, उनको तकलीफ होगी। नॉर्मल लोगों को कोई फर्क नहीं। एंड अगर इनेमल एक बार घिस जाता है, इरोड हो जाता है, उसको हम रिपेयर कर सकते हैं ना? तो वो वापस रिपेयर हो सकता है? यस। हमारे डेंटल मटेरियल्स इतने अच्छे हो गए आज के, इतने क्लोजली मिमिकिंग द एक्चुअल इनेमल, उसके कॉपी जैसे बन गई है, आर्टिफिशियल कॉपी। बट आर्टिफिशियल ही होगा ना, लाइक द रियल लिविंग लिविंग इनेमल कैन नॉट कम बैक। आर्टिफिशियल, लेकिन इट इज क्लोजली मिमिकिंग उसका ही भाई बहन सोचो आप। यानी नेचुरली खराब नहीं होता, ये सिर्फ एसिडिक चीजों से खराब होता है। कुछ ना कुछ करेंगे तो ही तकलीफ होएगी ना। तो ब्रश घिसने से नहीं होगा? सिर्फ ब्रश घिसने से भी हो सकता है कि ब्रश घिसते जाओ एक ही जगह पे घिसते जाओ। 2-3 साल तक घिस के हार्ड ब्रश यूज करा तो तकलीफ होगी ना। लेकिन इट्स अ स्लो प्रोसेस। ब्रश भी कितना भी हार्ड हो ब्रश, वो मेटल तो नहीं है ना, इट इज नायलॉन ओनली ना, तो उसे बहुत थोड़ा माइक्रोन्स पे। मैंने एक ब्रश यूज किया था, आई डोंट रिमेम्बर द कंपनी नेम। उसमें हार्ड ब्रिसल्स लिखा हुआ था। हाँ, इतना दर्दनाक एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का नहीं रहा। So I don't know why they make it. Yeah, even तब से मैं भी I've been wondering कि क्यों बना रहे हैं ये। मैं भी It's just even I don't know why they painful. make it. It is painful. I agree with you. Okay, साइंस क्या होते हैं सेंसिटिविटी के? क्योंकि दर्द, जब मैं आइसक्रीम खाता हूँ, हाँ, तो मुझे एकदम से ठंडा लगता है। हाँ, ओके, वही दैट इज सेंसिटिविटी।
पर ये तो बचपन से ही लगता है, मतलब हमेशा से सेंसिटिव है क्या मेरे दांत? नहीं, थोड़ा मिसकंसेप्शन है, बचपन से नहीं हो सकता है। रेगुलर कोल्ड फील होना नॉर्मल है, ओके, लेकिन जब वो ठक करके लगता है ना, दैट इज एबनॉर्मल। और बहुत लोग क्या करते हैं, आइसक्रीम खाना छोड़ देते हैं। अभी आइसक्रीम नहीं खा सकते मतलब आपको सेंसिटिविटी है, या आप कुछ मीठा खाओ, ऐसा कोई पॉइंट पे ऐसा लगता है, दर्द हो रहा है, तो प्रॉब्लम है। कभी कभी गर्म से भी होता है तो प्रॉब्लम है। तो सेंसिटिविटी आपका प्रॉब्लम है। सेंसिटिविटी के साइंस यही है, यही, और कोई नहीं। कुछ भी मीठा, ठंडा, गरम, इनमें अगर आपको एकदम से लग रहा है या दर्द हो रहा है, जो आप जिसकी वजह से आप वो काम करना छोड़ देते हो। ओके, इज इट दैट बैड? यस, काफी लोग हैं। क्या अपने आप ट्रीट हो सकता है अगर थोड़ा टाइम खाना छोड़ दिया तो? खाना छोड़ दिया तो वो ठीक नहीं होगा, उसको ट्रीट करने का तरीका होता है। पर अपने आप नहीं, इट कांट गो, सेंसिटिविटी अपने आप ठीक नहीं हो सकती। नहीं ठीक हो सकती। बहुत लोग फील करते हैं, उनको लगता है उनको सेंसिटिविटी है, वो सेंसिटिविटी नहीं है, वो डेंटल डीके हो गया है। डेंटल डीके हो गया है, दांत में कैविटी हो गई है जो हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन कैविटी है। वो ट्रीट करना इज अ डिफरेंट स्टोरी। वो ट्रीट करने के लिए हमको फिलिंग करनी पड़ती है। सेंसिटिविटी ट्रीट करने के लिए हमको फिलिंग की जरूरत नहीं है। बट व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए जब सेंसिटिव हो जाए दांत? क्योंकि आई विल टेल यू, मुझे सेंसिटिविटी का फर्स्ट टाइम पता चला जब मैं टीवी पे ऐड देखता था। सब लोग देखते हैं, सब लोग देखते हैं सेंसोडाइन टूथपेस्ट, और से क्या आपको भी दांत में झंझनाहट है? That's how the ad came, right? बिल्कुल। एंड उसके पहले तो मुझे पता भी नहीं था सेंसिटिविटी होती क्या है। करेक्ट। तो सेंसोडाइन की एड से पता चलने लग गया। करेक्ट। एंड उसके बाद जब भी मैं आइसक्रीम खाने लगा तो मुझे लगा ओ ये होता है क्या, पर देन दर्द नहीं हुआ कभी, सो आई नेवर बॉदर्ड। बहुत माइल्ड स्टेज पे था इसके लिए। बट देयर वाज अ पॉइंट कि जब मैं बहुत ज़्यादा, आई थिंक कॉलेज के टाइम पे बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाता था, बहुत सारा ठंडा गर्म खाता था, आई थॉट कि मैं सेंसोडाइन यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि इतनी ऐड आ रही है तो मैं यूज़ करके देखता हूँ, राइट? पहले तो ये बताओ, जो सेंसिटिव टूथपेस्ट होता है, इज इट डिफरेंट देन नॉर्मल? यस, अलग होता है। तो इतने सारे जो टूथपेस्ट होते हैं, कोई फ्रेश होता है, कोई नॉर्मल होता है, कोई वो स्टैंडर्ड मार्केटिंग है। ओके। लेकिन जो सेंसिटिविटी का पेस्ट होता है वो स्पेशली बनाया गया होता है टू ट्रीट सेंसिटिविटी। उसमें एक मॉलिक्यूल होता है, जो भी मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल से ये जो एक्सपोज डेंटिन है उसको ट्रीट किया जाता है। ओके। कैसे होता, मतलब क्या करता है? एक स्पेशल मॉलिक्यूल है जिससे क्या करते हैं, आपको भी पता है कि दांत किससे बना होता है, ये आपको थोड़ा एजुकेशन दे रहा हूं मैं। तो टीथ एनामल और डेंटिन आर मेड अप ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सी एपिटाइट। ओके। ये एक क्रिस्टल साइंटिफिक फॉर्म है, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपिटाइट। डेंटिन, ये इनामल पे भी हाइड्रोक्सी एपिटाइट होता है, डेंटिन पे भी हाइड्रोक्सी एपिटाइट होता है। लेकिन डेंटिन के ऊपर नर्व फाइब्रिल होते हैं जिसकी वजह से सेंसिटिविटी होती है। तो एक स्पेशल मॉलिक्यूल बनाया है लोगों ने, बहुत अच्छा काम किया है, जिससे ये जो डेंटिन जो एक्सपोज होता है ना, जिधर से इनामल चला गया है उसके ऊपर जो डेंटिन होता है, वो डेंटिन को ये जो मॉलिक्यूल है ऑटोमेटिकली रीजनरेट करता है हाइड्रोक्सी एपिटाइट। तो जो हाइड्रोक्सी एपिटाइट निकल गया है हमारा, उसके ऊपर नवा एक लेयर बन जाता है, और जिसके ऊपर वो डेंटिनल ट्यूब्यूल नहीं होते तो सेंसिटिविटी नहीं होती। तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप एक 7, 8, 10, 12 दिन में रिपेयर कर देते हैं उसको। इट इज़ इसको मैं कहता हूँ, मेरी भाषा में कहता हूँ, रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी। रीजनरेटिव मतलब जो वापस रीजनरेट हो रहा है। क्या चला गया था हमारा? हाइड्रोक्सी एपिटाइट चला गया था, तो नवा हाइड्रोक्सी एपिटाइट का लेयर बनता है, और वो नवा हाइड्रोक्सी एपिटाइट का लेयर परफेक्टली काम करता है, और आप लॉन्ग टाइम भी यूज कर सकते हो, कुछ नुकसान नहीं है उसमें। तो अगर मेरे दांत में सेंसिटिविटी है, और मैं सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज करता हूँ, सो शुड आई यूज इट फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म? यूज इट टेक्निकली कंपनीज तो आपको बोलेगी शॉर्ट टर्म के लिए यूज करो, लेकिन आप लॉन्ग टर्म भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई प्रॉब्लम नहीं। इस टूथपेस्ट में देन कुछ और मिसिंग होता है क्या? मिसिंग कुछ भी नहीं। जैसे कि मान लो फ्लोराइड होना चाहिए, फ्लोराइड भी डाल दिया है उन्होंने। तो मान लो फ्रेशनेस होती है, या
फॉर एग्जाम्पल वाइटनिंग होती है, कोई वाइटनिंग तो इज यूज ओनली फॉर शॉर्ट टाइम के लिए यूज होता है, तो वो अलग है। उसको या बैड ब्रेथ सॉल्व करता है, उसको अभी इस कैटेगरी में मत डालो। अभी बैड ब्रेथ का है, बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम क्या है? बैड ब्रेथ का तो अलग ही प्रॉब्लम्स है, बैड ब्रेथ के अलग प्रॉब्लम्स है। सो बैड ब्रेथ कैन नॉट बी रिजॉल्व टोटली बाय जस्ट अ टूथपेस्ट। और कौन कौन से स्पेशल टूथपेस्ट होते हैं मार्केट में, लाइक जो डिफरेंट होते हैं? सब वाइटनिंग के लिए स्पेशल टूथपेस्ट वाइटनिंग का स्पेशल टूथपेस्ट होता है, सेंसिटिविटी के लिए होता है, बैड ब्रेथ के लिए एक बनाते हैं लोग स्पेशल टूथपेस्ट जो बेचा जाता है, फिर सेंसिटिविटी के लिए पेस्ट होता है, और फिर एक रेगुलर पेस्ट होता है। एक रेगुलर पेस्ट भी जो यूज होता है ना। तो एज अ डेंटिस्ट बताओ मुझे, सिर्फ 4 ही टाइप के टूथपेस्ट होते हैं, और ज्यादा जो इधर उधर आते हैं इसी कैटेगरी में है। उस कैटेगरी में थोड़ा सा आपने ट्विक कर दिया, ये मॉलिक्यूल को थोड़ा सा बदली कर दिया, इसमें ये मॉलिक्यूल को थोड़ा सा बदली कर दिया। क्या है 5 कैटेगरीज? यही बोला, आपके टूथ वाइटनिंग का पेस्ट होता है, रेगुलर पेस्ट होता है, सेंसिटिविटी का पेस्ट होता है, फिर एक फास्ट हीलिंग सेंसिटिविटी का पेस्ट होता है। यही कैटेगरीज है। और एक बैड ब्रेथ वाला, इसमें ही घूमते रहते हैं वो। ऐसा कुछ नहीं होता कि गम के लिए स्पेशल है? नहीं, गम्स के लिए है ना, गम के लिए स्पेशल पेस्ट है ना। गम्स के लिए बहुत अच्छा पेस्ट है जो मैं भी यूज करता हूँ। क्या है? एक पेस्ट है जो मैं भी यूज करता हूँ, तो बताओ। सोडियम बाइकार्बोनेट करके होता है, उससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। नेचुरल टूथपेस्ट और इन टूथपेस्ट में कोई डिफरेंस होता है? देखिए, एक चीज है, आप जब पेस्ट यूज करते हो, देखिए आप ब्रश जब करते हो, क्यों करते हो आप ब्रश? दांत को सफा रखने के लिए। जो ब्रश है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप पेस्ट लगाए बिना भी ब्रश को यूज करो, आपका काम 60% हो जाता है। वो 40% जो बेनिफिट होता है वो पेस्ट लगाने से, इट्स ईजियर टू यूज द ब्रश। तो ब्रश को आसानी से यूज करना, और पेस्ट में कुछ केमिकल्स होते हैं जो बहुत यूजफुल होते हैं हमारे लिए। जो केमिकल्स को हम यूज कर सकते हैं, वो यूज करते करते हम डेफिनेटली इट कीप्स द माउथ क्लीन। माउथ की जो क्लीननेस है, नेचुरल वाले यूज नहीं करने चाहिए। देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो बोलते हैं फ्लोराइड। फ्लोराइड बहुत जरूरी है। तो अगर नहीं हुआ तो नेचुरल में फ्लोराइड होता नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी के, लेकिन नेचुरल वालों में नहीं होता है। क्यों फ्लोराइड होना चाहिए? बिकॉज मेडिकली, साइंटिफिकली इट इज प्रूव्ड कि फ्लोराइड होने से फायदा होता है। क्या फायदा होता है? दांत की स्ट्रेंथ बढ़ती है। लेमैन्स टर्म में। हाँ, तो नेचुरल वालों में फ्लोराइड मिसिंग होता है, जिसकी वजह से दांत की स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं बढ़ेगी कंपैरेटिवली रिलेटिव। तो वो लोग कुछ तो अल्टरनेटिव डालते होंगे, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है जितना अच्छा। अभी तक तो मेडिकल साइंस में, डेंटल साइंस में कोई भी जर्नल नहीं आई है जिसने कुछ अल्टरनेटिव प्रूव किया है। लेकिन साइंटिफिक एविडेंस के लिए आई वुड गो ऑन अ पब्लिश्ड पेपर, जो पीयर रिव्यूड जर्नल होती है, उसमें ऐसी नॉन स्पेसिफिक चीज नहीं प्रिंट होगी। कौन सी जर्नल पे यू स्वेयर बाय कि इधर यूजुअली? बहुत सारी जर्नल्स हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पेरियो एंड रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री, जर्नल ऑफ पेरियोडोंटल रिसर्च, जर्नल ऑफ पेरियोडोंटल मेडिसिन, बहुत सारी जर्नल्स। तो ये सब जर्नल्स आपको लगता है ये ऐसे तो कम से कम 300 जर्नल हैं ऐसे। बट यू फील कि ये जो आपने 2-3 नाम लिए, ये फर्जी चीजें नहीं डालेंगे? फर्जी चीज डालेंगे ही नहीं, कभी नहीं। तो एज अ डॉक्टर यू वुडंट recommend natural? Difficult for me to pin me on this, but if I have to compare the two, I would prefer जिसकी जर्नल में आर्टिकल पब्लिश हुई है, जिसका केमिकल प्रूव्ड है, और जिसमें फ्लोराइड हो। फ्लोराइड हार्मफुल नहीं होता? नहीं। छोटे बच्चों के लिए तो बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए। छोटे अमाउंट क्या है? छोटा अमाउंट है यार, छोटा अमाउंट है, और आप फ्लोराइड खा नहीं रहे हो। पर छोटे बच्चे गटक लेते हैं यूजुअली, तो लोग बोलते हैं ना फ्लोराइड थोड़े एज के बाद दिया जाता है, फ्लोराइड फ्री थोड़े एज के बाद दिया जाता है। क्योंकि गटकने से प्रॉब्लम होती है? नॉट एट दिस लेवल ऑफ द पेस्ट। वो पूरी पेस्ट को पूरा निकाल के खा ले में तो बात अलग है। उतना तो कोई बच्चा नहीं करेगा। बट एक दो ऐसे चले गए ड्रॉप्स तो कुछ फर्क नहीं पड़ता? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्लोराइड इज रिलेटेड टू, मतलब 2-3 सर्चेस है ना वेयर दे टॉक अबाउट बहुत सारी ऐसी डिजीजेस। देखिए, ऐसी बहुत सारी चीज, हर आप दुनिया में आज कोई भी केमिकल ले लो, कोई भी मॉलिक्यूल, केमिकल नहीं,
कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, उस मॉलिक्यूल का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होगा। नहीं, कंपल्सरी एक ट्रेंड हो जाता है, लोग प्रूव करते हैं, बोलते हैं अरे इससे ये तकलीफ होती है, बट सब्सटैंशियल रिसर्च नहीं है उसके ऊपर। और नेट पे ना कुछ भी डालना बहुत आसान होता है। True. इंटरनेट पे आज आपको बहुत फिल्टर करना पड़ता है इंटरनेट पे कि ये आदमी, ये इंफॉर्मेशन सही है कि गलत है। अपनी न्यूज में ही देख लो ना आप, कितनी न्यूज फेक न्यूज आती है। True. तो किस पे भरोसा करें? नहीं, वो तो खुद का जजमेंट है ना। बट ये कैसे, क्योंकि जैसे ग्रोइंग अप, आई विल टेल यू व्हाट माय प्रॉब्लम। हाँ बोलो। राइट, अब मैं जब बड़ा हो रहा हूँ, हाँ, तो मेरा जजमेंट अभी बन रहा है दुनिया की तरफ। हाँ, मैं आज जो, अगर मैं 18 साल का हूँ, 19 साल का हूँ, 20 साल का कॉलेज में हूँ, हाँ, राइट, मेरा जजमेंट स्ट्रांग नहीं हुआ है अभी। मेरा राइट और रॉन्ग दुनिया के बारे में जस्ट पता लगना स्टार्ट हुआ है। अभी 18-19 की एज में मेरा वैल्यू सिस्टम अलाइंड है। मुझे ये पता है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज क्या है, नॉन क्रिमिनल एक्टिविटीज क्या है, एथिक्स क्या है, मॉरल्स क्या है, ये पता है क्योंकि फैमिली की तरफ से सिखा दिया, सोसाइटी ने सिखा दिया। बट नॉलेज कौन सा सही है और गलत है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा जजमेंट अब बन रहा है। करेक्ट है। मैं नेचुरल पे भी बिलीव कर सकता हूँ अगर मेरा वहां पे पढ़ने लग गया, मैं, क्योंकि वहां पे इनफ राइटिंग और नॉलेज होगा। मैं साइंस पे भी बिलीव कर सकता हूँ, मैं डॉक्टर ए भी बिलीव कर सकता हूँ, डॉक्टर बी भी कर सकता हूँ, मैं एडवर्टीजमेंट भी कर सकता हूँ। तो मैं ट्रस्ट किस पे करूँ? एविडेंस ही देखना पड़ेगा। व्हाट इज द एविडेंस दैट जो आप सामने देखो, जो थोड़ा डिटेल में पढ़ो और फिर फाइंड करो कि ये चीज जो बोल रहा है सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। डू यू थिंक लोगों को अपने आसपास किसी से फैक्ट चेक भी करना चाहिए पढ़ने के बाद? हाँ, डेंटिस्ट से, कि अपने डेंटिस्ट के डेंटिस्ट से पूछो ना। डेंटिस्ट को तो थोड़ा ज्यादा इन्फॉर्मेशन होएगा रेगुलर पर्सन से, तो डेंटिस्ट से पूछो ना। ओवर इन्फॉर्मेशन किल्स यू। यस, सो ओवर इन्फॉर्मेशन एरा में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि हु टू ट्रस्ट एंड नॉट टू ट्रस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मिस इन्फॉर्मेशन। हाँ, the misinformation is difficult to filter from the right information. Is it bad to eat chocolates and desserts there is and sugar? There is no problem. आपको जितना चाहिए खाइए, जितना शुगर कंटेंट खाना है। Okay, let me answer this question slightly differently. आपको लगता है कि आपने कुछ शुगर ही खाया, केक खा लिया समझो, तो आपको उससे प्रॉब्लम हो सकती है, केक में शुगर है। लेकिन डू यू रियलाइज दैट योर चपाती इज द सेम थिंग? चपाती इज मेड अप ऑफ व्हाट? कार्बोहाइड्रेट्स इज अ प्रीकर्सर फॉर शुगर। आपने चपाती खाई तो वही प्रॉब्लम है जो आपने केक में खाया। द प्रॉब्लम इशू इज, जो भी खाओ उसके बाद में मुंह को रिंस करो और प्रेफरेबली ब्रश कर लो। रिंस करना after every snack or meal, please go and rinse your mouth. Mouthwash works? Mouthwash is an for aid. bad breath? Mouthwash is an aid. मतलब? It is a assistance to controlling the bad breath. Mouthwash सिर्फ bad breath के लिए यूज करना चाहिए? नहीं, mouthwash is also used जब आप माउथ वॉश करते हो ना, उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। जब आप रिंस करते हो उसके साथ, जब वॉश करते हो, तो वो सर्टन एरियाज में पहुंचती है जिधर नॉर्मल नहीं पहुंच सकता। जो लिक्विड होता है ना, माउथ वॉश इज अ लिक्विड, तो वो सब एरियाज में पहुंचता है। उधर जो केमिकल काम करता है, इट ब्रेक्स डाउन द स्टबर्न प्लाक विच इज कलेक्टेड ओवर देयर एंड टेक्स इट अवे। तो माउथ वॉश कंप्लीटली बैड ब्रेथ खत्म नहीं कर सकता? खत्म नहीं, बट ओरिजिनल इट डेफिनेटली इज अ बिग एड, बिग असिस्टेंस। बेटर कर सकता है 100%। एंड अल्कोहल माउथ वॉश बेटर होता है, नॉन अल्कोहलिक माउथ वॉश बेटर? ये बहुत डिबेटेड टॉपिक है। व्हाट डू यू थिंक? इट्स बेटर टुडे टू यूज अ नॉन अल्कोहल माउथ वॉश। तो ये जो कंट्रोवर्सीज हैं दैट अल्कोहल माउथ वॉश लीड्स टू कैंसर, ऑल ऑफ दिस बुलशिट? I will not put my neck on the block, and I will not say that it is bullshit. But if you can avoid using it, it's better. Can mouthwash be an alternative for brushing? No. बहुत लोग करते हैं ऐसा। It is a. I've seen it in US, like specifically other. It is a aid. It is a further aid. After brushing, you can use the mouthwash. But brushing is brushing. People do finger brushing as well. उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। And जो दातुन करते हैं लोग वो?
अभी ये आप स्टडीज आप चेक करो, लॉट ऑफ पब्लिश पेपर्स ऑन द एफिकेसी ऑफ दातून वर्सेस ब्रश. आप बताओ. क्लियरली पब्लिश्ड है पेपर में कि द ब्रश इज मोर इफेक्टिव देन द दातून. पर बहुत लोग पुराना बिलीफ रखते हैं ना कि बिलीफ रखना अलग बात है, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस की जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ. इनफैक्ट आपको एक स्टोरी बताऊँ, मुझे बुलाया गया था टू एडिस अबाबा इथियोपिया. उधर मैं चला गया, लेक्चर देना था मुझे. तो मैं खड़ा रहा, मैं पहुंच गया लेक्चर हॉल में. बोला कि इतने डेंटिस्ट हैं हमारे इधर. तो और 80 डेंटिस्ट ओवर देयर, 80 डेंटिस्ट को मैं लेक्चर दे रहा था. तो मैंने ऐसे ही कैजुअली पूछा कि आप ब्रश कैसे करते हो. 80 डेंटिस्ट, एटलीस्ट 40% ऑफ देम वेंट इनटू देयर फर्स्ट पॉकेट एंड पुल्ड आउट समथिंग. सबके मुंह में दातुन जैसा ट्विग था. बोलते अब यही यूज करते हैं डेंटिस्ट. एंड क्यों? बस कल्चर, हैबिट. क्या बोला फिर आपने उनको? फिर मैं बोला ये तो फंस गया, मैं किधर आ गया. डू यू हैव एनी स्टडी कि वर्ल्ड में सबसे बेकार ओरल हेल्थ कौन सी कंट्री की है? बेकार तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ऑन द स्केल ऑफ एक्सट्रीम ओरल हेल्थ एंड वेरी पुअर ओरल हेल्थ, एशियन कंट्रीज हैव पुअर. तो एशियन कंट्रीज की ओरल हेल्थ बेकार होती है? बेकार नहीं होती है relatively to western countries. And western countries में almost every country is on the top. Lot of countries like Sweden, Denmark, USA, Canada, they're very high up because US में एक culture है. For example, हम compare करते हैं US के साथ ही already, but actually Sweden के साथ compare करना चाहिए. उधर हर 6 महीने में, अरे यार मेरा डेंटल अपॉइंटमेंट है. क्या हो गया? नहीं, मेरा 6 महीने पूरे हो गए. मतलब इट बिकम्स अ कंपल्शन. मैंने मेरा डेंटल अपॉइंटमेंट नहीं किया है. आप समझ रहे हो? इंडिया में कितने लोग हैं ऐसे, या चाइना में कितने लोग हैं, या इंडोनेशिया में कितने लोग हैं, या पाकिस्तान में कितने लोग हैं? मैं जनरली बोल रहा हूँ. यहाँ पे ऑन एन एवरेज कितने टाइम में विजिट करते हैं लोग डेंटिस्ट? जब तकलीफ होती है तब आते हैं. रेगुलर विजिट का कल्चर ही नहीं है. कल्चर ही नहीं है. इवन द मोस्ट एजुकेटेड वंस. यस. क्योंकि डॉक्टर्स को यूजुअली इंडिया में भगवान जैसे देखा जाता है. डॉक्टर्स को भगवान देखा जाता है, डेंटिस्ट सेकंड रेट भगवान है. बट आई वाज रीडिंग कि बैड ओरल हेल्थ एंड बैड टीथ ये बहुत सारी विमेन में प्रेगनेंसी इश्यूज भी ला सकते हैं. यस, राइट. क्या होता है, जब प्रेगनेंसी होती है हार्मोनल चेंजेस होते हैं. हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो मसूड़े होते हैं वो प्रोन टू इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं. इन्फ्लेमेशन मतलब एक तरह का थिंग्स गेट इन्फ्लेम्ड, मतलब थोड़ा भी उसको टच करे, कुछ भी करे तो ब्लीडिंग होती है. तो ये प्रॉब्लम होता है प्रेगनेंसी में. तो लोग क्या करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, अरे ये हम दांत साफ नहीं करेंगे. गलत है. इनफैक्ट प्रेगनेंसी के टाइम क्लीनिंग बहुत मैंडेटरी है. इनफैक्ट एक मैसेज मैं दुनिया को देना चाहता हूँ. आपके पॉडकास्ट है, आई एम सो हैप्पी कि मैं आपका पॉडकास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि दुनिया को ये मैसेज जाएगा. मेरा ये मैसेज जाना चाहिए कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है उसको दांत की क्लीनिंग कराना बहुत 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 ज़रूरी है. कैसे आइडेंटिफाई होता है कि मुझे गम प्रॉब्लम होगी? तो गम प्रॉब्लम होती तो इसलिए जब आप बोल रहे हो दांत ढंग से क्लीन नहीं होते हैं. यस, दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉज. और दांत ढंग से क्लीन नहीं होते हैं क्योंकि लोग ढंग से ब्रश नहीं करते हैं. उसकी हमने बात कर ली. एकदम सही. उसके अलावा और कोई रीजन होता है जिसकी वजह से? यही कारण है. एक ही कारण. इतना इजी हो जाता है डायग्नोसिस, कितना इजी हो जाता है हमारे लिए. एक ही कारण है, एक ही प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना है. ब्रश ढंग से करो बस. इनफैक्ट मैं जब ट्रीट करता हूँ ना पेशेंट्स को, मैं बोलता हूँ मैं सिर्फ आधा काम कर रहा हूँ. आधा काम है कि आपके दांत पूरे एकदम फर्स्ट क्लास सफा कर दिए, लेकिन ये नहीं, इसका मतलब नहीं कि आप 3 महीने में वापस आओ वो कचरा वापस जमा करके. वो काम आपका है.
आपको किस तरह से मेंटेन करना है वो मैं सिखाऊंगा, लेकिन मेंटेन करना आपका काम है। वो सिखाना मेरा काम है, मैं सिखाऊंगा। ओके, सो हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि मेरे को गम प्रॉब्लम हो रही है? ब्लीडिंग सबसे बेसिक प्राइमरी थिंग। सेकंड चीज, आदमी ने ब्लीडिंग को इग्नोर किया और 5 साल निकल गए, दांत ढीले पड़ जाते हैं। तो जब दांत ढीले हो जाते हैं तब उसको तो ट्रीट करना ही पड़ेगा, तभी पेशेंट आते हैं हमारे पास। ओके, कब आपको पता चलता है कि ब्लीडिंग ज्यादा है कि कम है? ब्लीडिंग होनी ही नहीं चाहिए। आई टेल यू, जैसे ना मुझे ब्लीडिंग नहीं होती, हाँ, बट 1-2 साल में कभी एक बार हो जाती है। हाँ, किसी दिन प्रॉब्लम या तो कुछ खाया होता है, आई डोंट नो, वो अलग बात है। आई डोंट नो क्यों होती है, बट रात को यूजुअली, मॉर्निंग में तो ब्लीडिंग नहीं हुई है मुझे, बट रात को कभी छोटा सा निकल गया एक, और फिर छोड़ दिया, फिर अगले दिन वापस नॉर्मल गायब हो गया। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, So that's not scary, right? That is not scary. लेकिन आपको जो रोज ब्लीडिंग होती है ब्रशिंग के टाइम, गड़बड़ है। तो ये वंस इन अ वाइल क्यों होती? वंस इन अ वाइल कुछ लग गया होगा, कुछ अटक गया होगा, कुछ पोक हो गया होगा, कुछ कर दिया होगा, उसके वजह से। इट्स एन इंजरी, ओके, टेम्पररी इंजरी विच रिपेयर्स इटसेल्फ। लेकिन जो आपको रोज ब्रशिंग के टाइम ब्लीडिंग होती है वो तो मेजर तकलीफ है। एंड जो इग्नोर करते हैं उसका क्या होता है? जो मैंने बताया, धीरे धीरे 5 साल तक आपने इग्नोर किया, 5 साल में आपके दांत लटकने लग गए, ढीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। कैन इट बी रिवर्स्ड? यस, 100%। यही तो मेरा काम है। मैं पेरियोडोंटिस्ट इसीलिए हूँ। डू यू थिंक कि गम ब्लीडिंग हार्ड ब्रश की वजह से भी हो सकती है? नहीं, नो, ओके, नॉट रियली। बट वाई हार्ड ब्रश? तो बहुत ज्यादा हार्ड ब्रश तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी के लिए भी रेकमेंड ही नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले बोलता हूँ ये ब्रश आप हटा दो, आप एक रेगुलर सॉफ्ट ब्रश लो। हार्ड तो मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करता। क्यों? जरूरत ही नहीं है। द ब्रश, जो ब्रश का काम है सफा करने का, ब्रश शुड मोल्ड, मतलब दांत के कॉन्टूर पे मोल्ड होना चाहिए, तो वो प्रॉपरली साफ कर सकता है। बट जब हार्ड ब्रश यूजुअली लोग यूज करते हैं, और उनको लगता है कि मैं ज्यादा जोर से घिसूंगा तो क्लीन कर दूंगा, दांत घस जाते हैं उसमें और इरिटेट हो जाता है, खराब है और तकलीफ बढ़ जाती है। तो जब खराब होते हैं हार्ड ब्रश तो बेचती क्यों कंपनी? बंद हो जाना चाहिए। बंद होना चाहिए। As a dentist, if you're saying, as a dentist, I am saying hard brush is not recommended for anybody. तो फिर सेल क्यों करती कंपनी? मैं क्या कर सकता हूँ? क्या टंग खराब होने से भी ये हो सकता है? टंग खराब होने से खाली थोड़ा सा बैड ब्रेथ होता है और कुछ नहीं होता है। टंग क्लीनिंग नहीं करो तो और ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है? इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं होती। बट टंग क्लीनिंग करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे? हाउ रेगुलर एक टंग क्लीन करना? वंस इन, मेरा अगर टेक लोग 2-3 दिन में एक बार। एंड टंग क्लीनर से करना चाहिए, नॉर्मल ब्रश से भी कर सकते हैं? नॉर्मल ब्रश से आसानी से हो जाता है। एंड ब्रश के फ्रंट साइड से, बैक साइड से? अगर ब्रश स्पेशली बनाया गया ऐसा कि बैक साइड क्लीनिंग के लिए है तो उससे कर सकते हैं, या तो ब्रश से भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम। आप जिस तरह से भी करो, आपको थोड़ी सी क्लीनिंग चाहिए, उधर हाइजीन चाहिए उधर आपको। तो बैड ब्रेथ क्यों होती है? बिकॉज अ ग्रोइंग प्रॉब्लम। 2 किस्म की बैड ब्रेथ होती है। एक इज बैड ब्रेथ जो मुंह में ओरिजिन होता है, और एक बैड ब्रेथ होता है जो जनरल टर्म्स में बोल रहा हूँ स्टमक में ओरिजिनेट होता है। तो यू कैन हैव प्रॉब्लम्स इन द स्टमक। स्टमक मतलब खाली स्टमक नहीं, लिवर, ये वो सब काफ़ी ऑर्गन्स होते हैं कि जिसकी वजह से आपको बैड ब्रेथ आ सकती है। बट दैट बैड ब्रेथ इज नॉट कमिंग फ्रॉम योर माउथ, दैट बैड ब्रेथ इज कमिंग फ्रॉम द इंटरनल ऑर्गन्स। तो वो इंटरनल ऑर्गन्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। अगर पेशेंट को आप ऑब्जर्व करें क्लियरली तो आपको पता चल जाता है, डेंटिस्ट को पता चलता है कि ये प्रॉब्लम जो है मुंह में से नहीं है, ये स्टमक में। स्टमक, नॉट जस्ट प्योर स्टमक बट द अदर ऑर्गन्स, द होल सिस्टम विच इज ऑर्गेनाइज्ड ओवर देयर। द अदर प्रॉब्लम इज मुंह में। मुंह में बैड ब्रेथ क्यों होती है? क्योंकि 2 कारण है। एक तो कुछ ना कुछ फंस जाता है दांतों में, वो दांत में फंसने के बाद फर्मेंट हो जाता है। फर्मेंट होने के बाद उसके गैसेस रिलीज होते हैं विच क्रिएट द हॉरिबल स्मेल। सेकेंड रीजन इज आपके मुंह में प्लाक था,
प्लाक कैल्सिफाई होकर टाटर बन जाता, कैलकुलस बन जाता है। जो कैलकुलस बन जाता है उसके वजह से स्मेल आती है बहुत। तो ये पता कैसे चलेगा कि मुंह की वजह से आ रही है और पेट की वजह से आ रही है? पेशेंट को हम देखते हैं, जब थोड़ा तो हम सीखते हैं उसके बारे में सो समझ जाते हैं, हमको पता चलता है। मुंह में एक बार चेक कर लिया, मुंह में कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे, थोड़ा हो सकता है बैक ऑफ द टंग की वजह से। बैक ऑफ द टंग है जिसके ऊपर काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं। जिधर बैक्टीरिया ज़्यादा प्रोलिफरेट, ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके वजह से भी बैड ब्रेथ आ सकती है। सो 3 चीज़ मैं बोल सकता हूँ, एक तो मुंह में ड्यू टू कुछ खाना फंस गया हो, या कैलकुलस बन गया हो, या बैक ऑफ द टंग पे बहुत सारा बैक्टीरिया हो। दीज आर दी ओरल कॉजेज। ओके, एंड थर्ड इज योर स्टमक। द रेस्ट इज नॉट जस्ट द स्टमक बट ऑल द systems over there which can cause different kind of smells. तो जैसे एक्सप्लेन कि स्टमक में क्या होता है, बैड डाइजेशन लीड्स टू दिस? Yes, 100%. और क्या कॉजेज होते हैं? आपका अगर लिवर में गड़बड़ हो, एंड मेजॉरिटी बैड ब्रेथ प्रॉब्लम्स ये दांत की वजह से होती है कि पेट की वजह से होती है? 50-50. आई होप कि हम जैसे पॉडकास्ट बना रहे हैं और आप जैसे लेक्चर्स ले रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, सिंसियरली होप इसकी वजह से ये अवेयरनेस बढ़े। Yes. एंड लोग डेंटिस्ट को भी बहुत ही सही तरीके से पेरोडोंटिस्ट को, पेरोडोंटिस्ट तो मैं टर्म याद रख ली। टुडे आई फील सो बैड but I'm glad that this happened. I'm also glad this happened. So I'm going to remember periodontist. Thank you very much. And next time मेरे को gum problems होगी तो periodontist के पास जाऊंगा। No, thank you so much for doing this. Most welcome. And thank you for giving a lot of information. Most welcome. And educating us. Most welcome. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि और कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हैं इस पॉडकास्ट पर, ताकि हम उन्हें लाएं और आप ही के सवाल उनसे पूछें ताकि आपको और भी ज़्यादा वैल्यू मिले। जाने से पहले ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा, उन्हें कुछ लाइफ में सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ने का रास्ता दिखेगा। क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन किसी की पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है एंड उन्हें बहुत सारे आइडियाज़ दे सकता है। सो प्लीज़ ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि उनकी लाइफ में एक बेटर चेंज आएगा। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।